बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ऐन वक्त पर दखल अंदाजी करके तुम्हारी बिगड़ी हुई बात संभाल ली और तुम मुझ पर ही गर्म हो रहे हो। तुम जिंदगी भर भी हैरी किसिंजर जैसे खरांट दुश्मन को इस तरह मफलूज नहीं कर सकते थे। मैं तो अपने बेड टी बनाने के इरादे से निकली थी, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर किचन में जाने की बजाय इधर आ गई। तुम्हें मजाक का बुरा नहीं मनाना चाहिए, गजाला ने दखल देते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि तुमने बहुत बरवक्त मुदाखलत की थी। लांच वाले वाक़े ने हैरी को ज़हनी तौर पर मफलूज करके रख दिया है। जब इसने तुम्हें मुल्ला सरकार तस्लीम कर लिया था तो मैं खुद हैरान रह गई थी कि मैं समझी थी कि ये उसकी कोई चाल है, लेकिन वो बुरी तरह बुखलाया हुआ था। इसी हालत में वीरा की ताबड़तोड़ बातों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। वो तो जो कुछ हुआ दुरुस्त ही हुआ, लेकिन गबी लड़कियों की तरह उछलने और चिल्लाने की क्या जरूरत थी। मैंने वीरा को घूरते हुए कहा, हम किसी हवेली में नहीं बल्कि एक फ्लैट में रहते हैं। तुम जलते रहो, मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। इसने अपने दोनों हाथों के अंगूठे अपनी कमर पर टिकाए और रक्स करने वाले अंदाज में लहराती हुई किचन की तरफ चली गई। बिला वजह इसे न चिढ़ाया करो, गजाला ने मुझे नासिहाना लहजे में समझाया। मैंने इसकी बात काट दी। तुम सुल्तान शाह को इससे शादी पर आमादा कर लो तो ये सारी बातें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इनकी शादी रूनमा हो गई तो सुल्तान शाह इसे खैमे वाले बुरका में लपेट कर घर में महसूर करके रख देगा। अब तुम हर वक्त इसी बात का रिकॉर्ड लगाते रहोगे। वो चिढ़कर बोली, इन दोनों के सामने इस मौजू को न ले बैठना, वरना वो दोनों ही भड़क जाएंगे। मैं उसकी पूरी बात सुने बगैर हंसता हुआ वहाँ से उठ गया। बातों ही बातों में खासा वक्त गुजर चुका था, इसलिए मैंने उजलत में लिबास तब्दील किया और वीरा का दोबारा सामना होने से पहले फ्लैट से रवाना हो गया। कराची के एक साहिल से गैर कानूनी हथियारों से लदी हुई लांच के पकड़े जाने की खबर बहुत बड़ी और सनसनीखेज थी, इसलिए शाम को शाया होने वाले कई अखबारात कबल अज वक्त बाजार में आ गए थे। बंद रोड पर आते ही पहले ट्रैफिक सिग्नल पर मैंने एक हाकर से तमाम अखबारात खरीद लिए। मेरा हर अखबार की सुर्खी घोड़ा क्रय के वाकयात के बारे में थी, लेकिन सुर्खियों का अंदाज जुदागाना था। एक अखबार ने करोड़ों की मालियत के जदीद तरीन जंगी हथियारों और मवासलाती आलात के बारे में सुर्खी जमाई थी। दूसरी सुर्खी हथियारों से लदे हुए सैकड़ों ट्रकों की गिरफ्तारी के बारे में थी। एक जैली सुर्खी में कासिम का नाम भी नुमाया था। सिग्नल सब्ज होने से पहले मैंने सरसरी तौर पर तीनों अखबारात देख डाले, लेकिन इनमें कहीं भी अमेरिकी कौंसलेट की कार और मुहाफिज का जिक्र नहीं था। मामले की नाजुक नोयत और शदीद अवामी रद्द अमल के खतरे के पेश नजर हुक्काम ने इस पहलू को सहीगा राज में ही रखा था या कौंसलेट से रजू करने तक इसका अफशा मुलतवी कर दिया था। जब तक सैंडो जिंदा था वही ऊपर इस्तकबालिया पर मुझे खुश आमदीद कहता था। सैंडो की मौत के बाद मैंने शेरशाह को उसका जानशीन नामजद कर दिया था, इसलिए उसने भी पुरानी रवायत को बरकरार रखा। चीफ काफी देर से आया हुआ है। इसने मेरे साथ चलते हुए मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, इसने आते ही तुम्हारे बारे में दरियाफ्त किया था। इसकी मेहमान मौजूद हैं या चली गई? मैंने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बेपरवायाना लहजे में सवाल किया। उसके बारे में तुम क्या जानो? इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अपने दफ्तर और लोगों के बारे में बाखबर न रहूं तो मुझे तुम्हारा बास कहलाने का कोई हक नहीं रहेगा। वो इस वक्त भी मौजूद है, इसने आहिस्तगी से कहा। चीफ के आने के 10 मिनट बाद आई थी। इस वक्त से अंदर ही बैठी हुई है। कमरे के बाहर मुसलसल सुरख बल्ब जल रहा है। मैं शेरशाह को बाहर ही छोड़कर अपने दफ्तर में दाखिल हो गया, जहाँ पिछले दिन की मैं नोशी की बू इस वक्त भी फजा में रची हुई थी। सेठ हबीब जवानी की तरह मेरे कमरे में भी टेलीफोन से मुंसलिक टेप रिकॉर्डर मौजूद था। मैंने मिलान से आया हुआ पैगाम सेठ हबीब जवानी के हवाले करने से पहले एक बार फिर कैसेट लगाकर कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। इस बार भी वही आवाजें नाकाबिले फहम और समात पर बोझ साबित हुई। जब तक मैं बाहर और दूसरी मसरूफियात में रहा ये पुरअसरार सूती प्रोग्राम को बोला रहा, लेकिन दफ्तर में आते ही एक बार फिर ये मसला मेरे जहन पर सवार हो गया। मैं माफिया चीफ के नायब की हैसियत से अच्छी तरह जानता था कि माफिया में पाकिस्तान की हद तक कोई भी खुफिया जुबान राइज नहीं थी, इसलिए इस पैगाम से हबीब जवानी कोई मफहूम अखज करने से कासर रहता। ऐसी सूरत में वो पैगाम क्यों दिया गया था? इसका मुखातिब कौन था? ये मामलात ऐसे थे जिन पर हबीब जवानी ही कोई रोशनी डाल सकता था। मैंने इंटरकॉम की हॉटलाइन उठा ली, जो मेरे
और जवानी के कमरों को मिलाती थी। वो चली गई, अब तुम आ सकते हो। हबीब जवानी ने मुख्तसर सी हदायत देकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैं इसके कमरे में दाखिल हुआ तो फजा बीनी बीनी खुशबू से महक रही थी और हबीब जवानी अंधेरे की बजाय रोशनी में अपने मेज के पीछे बैठा हुआ था। मैं उससे निगाहें चार करके मानी खेज मुस्कुराहट के साथ एक कुर्सी पर बैठ गया। बैठने से पहले रिकॉर्ड किया हुआ कैसेट इसके सामने रख दिया था। बहुत सोच विचार की जरूरत नहीं, वो मेरे पास काम के सिलसिले में आई थी। दफ्तर को मैं दफ्तर ही समझता हूँ और तुमसे भी यही तवक्को रखता हूँ। इसने कैसेट पर कोई तवज्जो दिए बगैर कहा, इसमें मैलान वाला पैगाम महफूज है। मैंने मौजू बदलने के लिए कैसेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो जोर से हंसा और बोला, इसे कितनी बार सुना है तुमने? 2 बार, मैंने ईमानदारी के साथ एतराफ करते हुए कहा, क्योंकि इस बारे में मेरा इनकार कतई गैर फितरी होता, लेकिन मैं इसका एक लफ्ज भी समझने में कामयाब नहीं हो सका। आ भी नहीं सकता। ये पैगाम वही समझ सकता है जिसके लिए भेजा गया है। तो क्या माफिया में तुम्हारे अलावा भी कोई ऐसा है जो ऐसी बातें, चीजें या जुबान जानता है जो तुम नहीं जानते? माफिया मैं नहीं, वो माफिया से बाहर है। इसने जल्दी से मेरी तस्दीक की। और तुम इसे जानते हो? तुम्हें पहले से मालूम था कि पैगाम तुम्हारे लिए नाकाबिले फहम होगा। अभी आने वाली खातून मुझे इस शख्स का नाम बताकर गई है। पैगाम के कोड होने के बारे में मेरा अंदाजा था, जिसकी तुमने तस्दीक कर दी। अब ये कैसेट तुम ही को इस शख्स तक ले जाना होगा। वो पुलिस के महकमे का एक बड़ा अफसर है। कैसेट सुनकर वो तुम्हें कुछ ब्रीफिंग भी देगा। इस पुलिस अफसर का माफिया से क्या ताल्लुक हो सकता है? मैंने हैरत से पूछा। तुम एक पुलिस अफसर की बात कर रहे हो? जनूबी अमेरिका के जिन मुल्कों में माफिया के डान ज़हीन और बासलाहियत हैं, वहाँ पूरी पूरी हुकूमतें माफिया की जर खरीद हैं। शी वाले हजारों मील दूर आकर यहाँ कामयाबियाँ हासिल कर लेते हैं, लेकिन माफिया के गढ़ का रुख करते हुए उनके पर जलते हैं। इस पुलिस अफसर के लिए ऐसा क्या पैगाम हो सकता है जिससे तुम्हें बेखबर रखा जा रहा है? मेरे लिए हबीब जवानी का ये एतमानान हैरत का सबब बन रहा था। माफिया के बारे में तुम्हारी सोच कच्ची है, इसलिए तुम इस तरह सोच रहे हो, वरना ये पैगाम इस अफसर को बराह रास्त भी भिजवाया जा सकता था। तुम्हें ये क्यों बोल रहे हो कि हमारे गर्दो पेश में मदर माफिया के कारिंदे भी मंडलाते रहते हैं? हो सकता है कि वो भी इन ही में से एक हो। और वो गुलाम रसूल वाला किस्सा क्या है? मैंने चंद सानियों के सुकूत के बाद बेचैनी से पहलू बदलते हुए पूछा। गुलाम रसूल के खिलाफ मुल्की मफादात के खिलाफ साजिश और बगावत करने के इल्जाम में मजबूत मुकदमा कायम कर लिया गया है। वो अपने इलाके बल्कि मुल्क बारे में बहुत अच्छी साख रखने वाला जद्दी पुश्ती सियासतदान है। इस मुकदमे और गिरफ्तारी के बावजूद उसके वोटरों का ख्याल है कि इसे बदनाम करने के लिए मुखालफिन ने इसे इस मुकदमे में फंसाया है, इसलिए इस वक्त उसकी मदद करनी जरूरी हो गई है। तुम्हें पुलिस अफसर के नाम से आगाह करने वाली खातून किन लोगों से ताल्लुक रखती है? इस वक्त हबीब जवानी ने अपनी बातों से मुझे बुरी तरह उलझा दिया था। वो सिर्फ एक मुखबर है। इसने मुझे बताया वो मेरे लिए मदर माफिया वालों के पैगाम लाती है। इसी तरह मुझे कोई अहम बात इन तक पहुंचानी हो तो मैं इसे मुताला करता हूँ। इसे महीने 2 महीने में एक आध बार ही पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस खिदमत के लिए इसे मुस्तकिल तौर पर भारी तनख्वाह अदा की जाती है। कोई मुअज़्ज़ज़ खातून? मैंने बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसने अपने सर को नफी में जुम्बश दी और कहा, बाज़ारे हुस्न में नाचने गाने का धंधा करती है। ऐसी जगहों पर आदमी किसी की नजरों में आए बगैर हर वक्त रसाई हासिल कर सकता है, लेकिन इस तरह वो माफिया के अंदरूनी राजों से वाकिफ नहीं हो जाती। इसके लिए वो पैगाम अधूरे और महमल होते हैं। मसलन आज वो इस अफसर के नाम के अलावा ये खबर लाई थी कि बाज़ारे हुस्न से भारी भत्ता वसूल कर रही है। इसके लिए ये एक खबर थी। इसका ख्याल था कि शायद मैं पुलिस वालों की ज्यादती की कोई रोकथाम करूंगा, लेकिन इशारा ये था कि इस शख्स का पुलिस के महकमे से ताल्लुक है। पैगाम सुनते ही मैं समझ गया कि कैसेट किसको पहुंचाना है, और अगर हम नामी की वजह से कैसेट गलत हाथों में पहुंच गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि गैर मुतल्लका आदमी के लिए रिकॉर्ड किया हुआ पैगाम महमल साबित होगा। लेकिन वो शुबे में मुझे तो रोक सकता है। पुलिस वाले तो दूर दूर जाकर शिकार खेलते हैं, घर आए हुए शिकार को कौन आसानी के साथ जाने देगा? जो लोग इस तरह बाल की खाल निकालने के आदी होते हैं, इन्हें हर टेढ़े काम से दूर रहना चाहिए। वो तंजिया लहजे में बोला, बल्कि इन्हें तो किसी मजार का मुजावर या मतवली बन जाना चाहिए। मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने इसके तंज को नजरअंदाज करते हुए पूछा। पहला काम ये कैसेट इस पुलिस अफसर तक पहुंचाना है। रस्मी गुफ्तगू के अलावा तुम इससे मजीद कुछ
कुछ नहीं कहोगे और इसकी हदायत के बगैर वहाँ से नहीं लौटोगे। इसके बाद हम सोचेंगे कि गुलाम रसूल की मदद के लिए क्या किया जा सकता है। रहा तलातम खान का मामला तो मैं इसे फोन कर दूंगा और अपनी असलियत जाहिर किए बगैर माफिया के अहम कारिंदे की हैसियत से किसी बड़े होटल के कमरे में इन दोनों की दावत कर दूंगा। बस ये ख्याल रखना कि आजकल पुलिस के साथ साथ फौज भी बहुत चौकस नजर आने लगी है। हाँ, वो चौंक कर बोला। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बड़ी खबर चली आ रही है। पहले शक्कर के खूनी वाकयात रूनमा हुए जिसमें गुलाम रसूल को भी मुलव्वस किया गया है। फिर सहराए थार से ऑपरेशन डेजर्ट ट्रैप की खबर आई और अब गैर कानूनी हथियारों की बरामदगी की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। ये अफवाहें नहीं हैं, शाम के अखबारात ने इस वाक़े पर शह सुर्खियां लगाई हैं। शाम के अखबारात अभी से बाजार में आ गए। इसने चौंक कर अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए पूछा, खबर छापने में सबकत का मामला था ना? मैंने कहा, 3 अखबार मेरी गाड़ी में भी पड़े हुए हैं, मंगवाओ। इसने मुझे हदायत देते हुए किसी बे आवाज स्विच को छेड़ा। इसकी कुर्सी पर यक बेयक इतनी गहरी तारीकी छा गई कि इसे देखना नामुमकिन हो गया। मेरी सिमत में पड़ने वाली रोशनी में इजाफा हो गया था। इस तजाद का मतलब यही था कि रोशनी में मौजूद कोई भी शख्स ये न देख सके कि मेज के पीछे कौन बैठा हुआ है और क्या कर रहा है। इंटरकॉम पर हदायत देने के चंद ही मिनट बाद में शेरशाह अदब और एहतराम के साथ तीनों अखबारात ले आया। इसके लौट जाने पर हबीब जवानी ने दोबारा रोशनियां जला दी और अखबारात देखने लगा। अखबारी इतलात पढ़ते हुए इसके बुशरे पर हैरत और बेयकीनी का तासर लम्हा बेलम्हा गहरा होता जा रहा था। ये तो शर्म की बात है कि हमारी नाक के नीचे कासम अली जैसी मोटी मोटी कारोबारी असामियां पल रही हैं और हम इनसे कोई सौदा करने के काबिल नहीं हो सके। चंद मिनट के बाद उसने जुबान खोली तो मैं दिल ही दिल में इसकी ज़हनी इस्तेदाद पर लानत भेजे बगैर न रह सका। वो समझ रहा था कि मज़कूरा खेप कासम ब्रादर्स वालों ने स्मगल कराई थी। अगर वो इस खेप में शामिल हथियारों की नोयत पर जरा भी गौर कर लेता तो समझ लेता कि इस कदर महंगे जदीद तरीन और खुसूसी हथियारों की खुली मंडी में बिल्कुल भी मांग नहीं थी। मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्मे अमल डाकू और दहशत गर्द भी बड़े मैगजीन वाली खुदकार राइफलों और कंधे से फायर किए जाने वाले हल्के फुल्के रॉकेट लॉन्चरों के अलावा भारी हथियारों पर हाथ नहीं रखते थे। इसलिए खालिस फौजी नोयत के हथियारों पर मुश्तमिल वो खेप किसी खास मकसद के लिए मंगवाई गई थी। कासम अली इस चक्कर से निकल गया तो जरूर इससे मिलूंगा, मैंने बहस से बचने के लिए पुरखुलूस लहजे में कहा। जब से मेरा और तुम्हारा साथ हुआ है हमें सार जोड़कर बैठने का मौका ही नहीं मिल सका है। बिजनेस पॉलिसियों पर तुमसे ब्रीफिंग मिल जाए तो मैं अपने तौर पर बहुत कुछ कर सकता हूँ। अखबार मेरे पास छोड़ दो और तुम निकल जाओ। इसने अपने आगे पड़ा हुआ कैसेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं बिला वजह तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। इससे मिलने के लिए कोई पासवर्ड हो तो बता दो। मैंने कैसेट जेब में डालकर उठते हुए कहा, ऐसा ना हो कि कोई हवाला ना होने की वजह से वो मुझे वक्त देने से ही इनकार कर दे। पुलिस वाले जब तक अपनी सीट पर होते हैं अमूमन फरौन बने रहते हैं। सॉरी, इसका हाल तुम ही को सोचना होगा। मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं है। मैं उसके दफ्तर से निकला और फिर सीधा बाहर ही निकलता चला गया। पुलिस हेडक्वार्टर में सादा पोश और बावर्दी पुलिस वालों के साथ ही निचले दर्जे के बांध के लोग भरे हुए थे। इनमें लिबास की हद तक साफ सुथरे और मुअज़्ज़ज़ नजर आने वाले खाल थे। इस बड़े अफसर के दफ्तर तक पहुंचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बंद दरवाजे पर खड़े हुए सिपाही ने मुझे बराह रास्त अंदर जाने से रोकते हुए बराबर वाले कमरे की तरफ हाँक दिया। इस दरवाजे से दाखिल होते ही मैंने खुद को दरीदा इन पर पड़े हुए मैले और बोसीदा सोफों के दरमियान पाया, जहां जरूरतमंद शर्फे बारियाबी के लिए अपनी बारी के इंतजार में खड़े हुए थे। अगले और अंदरूनी मंद कमरे में एक स्टेनो पीए के साथ विराजमान थी। इसी कमरे में मजीद 3 सिपाही मौजूद थे। कमरे से एक बगली दरवाजा अफसर के कमरे में खुलता था, जिससे सिर्फ इनका अमला ही आ जा सकता था। मैंने एक रुका पर अपना नाम लिखकर सिपाही को दिया तो इसने पुर इश्तियाक लेकिन इश्तबा अमेज नजरों से मेरे सरापा का जायजा लिया और बगली दरवाजे से अंदर चला गया। मैं बैरूनी कमरे में मैल कचैल से लिथड़े हुए एक सोफे पर आ बैठा। वहाँ बैठे बैठे तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, लेकिन किसी की बारी ना आई। सिपाहियों की सरगर्मियों और बातों से अंदाजा हुआ कि साहब अपने चंद मेहमानों की मेजबानी में मसरूफ थे। खुदा करके इंतजार की वो कठिन घड़ियां खत्म हुई और पर्ची या तखलिए की जरूरत का कोई एहसास किए बगैर तमाम अफराद को बयाक वक्त अंदर जाने की छूट दे दी गई। मेरे अलावा सब लोग सुकड़े मुजरमों की तरह बैरूनी दरवाजे से इस शानदार
शानदार दफ्तर में दाखिल हुए, जहाँ कालीन से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ नया ना सही लेकिन साल खोरदा भी नहीं था। बावर्दी अफसर आला बड़ी शान से अकड़ा हुआ मेज के पीछे विराजमान था। इसकी अकबी दीवार पर कायद आजम की कद आवर तस्वीर आवेजा थी। कायद आजम की तस्वीर का वो अंदाज मैंने पहले भी बेहतरीन दफ्तरों में देखा होगा, लेकिन इसका रमज मैं न समझ सका था। इस रोज मुझे मालूम था कि मैं जिस अफसर से मिलने आया हूँ इसके मफादात माफिया के साथ मुश्तरका हैं। इसलिए मुझे अफसोस हुआ कि अफसरान कायद आजम की तस्वीर को अपनी पुश्त पर इसलिए आवेजा करते हैं कि अपने मामलात में कायद आजम की नजरों का सामना करने से बचे रहें, जबकि इनके मुखातब को हर लम्हे ये सामना रहे कि इसके साथ बुरा या भला जो कुछ भी हो रहा है कायद आजम की तस्वीर के जेरे साया हो रहा है। इसलिए वही इसका मुकद्दर। बड़ी मेज के सामने मुलाकातियों के लिए 3 कुर्सियां रखी हुई थी। बकिया अफराद दीवार के साथ कतार में लगी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। मैंने दानिस्ता आखिरी नशिस्त संभाली, क्योंकि मैं तखलिये में बात करने का ख्वाहां था। वो साहब अपने महकमे के गाग अफसर नजर आ रहे थे। उन्होंने नरमी और अपनी पेशा वराना डांट फटकार से काम लेते हुए मुलाकातियों को तेजी से निपटाना शुरू कर दिया। लोग इनके सामने और वर्दी से पहले ही मारूब थे और अपने शानों पर अपने किसी अजीज के किसी जुर्म का बोझ लिए फिर रहे थे। इस अफसर की गालियां खा के बेमजा न हुआ। अगली कुर्सियां खाली होते ही लोग निशिस्तें बदलकर पेशकदमी करते जा रहे थे। मुझे नजर आ रहा था कि जितना वक्त मैंने इंतजार में गुजारा था इससे कहीं कम वक्त में मुझे तखलिया मुयस्सर आने वाला था, लेकिन मेरी बारी आने से पहले ही मेरे बाद भी कई अफराद अंदर आकर कुर्सियों पर विराजमान हो गए और मैं तखलिये की उम्मीद पर अपने वक्त के दानिस्ता ज़िया पर अफसोस किए बगैर न रह सका। मेरा दिल चाहा कि मैं उठकर वापस चल दूं, लेकिन ऐसा करना आदाब अफसरी की तौहीन के मुतरादिफ होता। वहाँ कोतवाल और कोतवाली दोनों ही मौजूद थे, इसलिए किसी किस्म का कोई खतरा मोल लेना करीने अकल नहीं था। मेरी बारी आई तो मेरी बाएं जानब वाली कुर्सी पर एक मजलूम सा शख्स अफसर आला के मुकाबले मौजूद था। वो अफसर मेरी दाहिनी जानब वाले को निपटा कर जो ही मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ, मैंने सेठ हबीब जेवानी की हदायत पर हरफ पे हरफ अमल करते हुए अपनी जुबान से कुछ कहे बगैर कैसेट इसकी तरफ बढ़ा दिया। कैसेट पर निगाह पड़ते ही वो ऐनक की ओट से मुझे घूरने लगा। कैसेट लेते हुए इसके हलक से एक हंकारा बरामद हुआ और इसने फौरन ही अपनी मेज के नीचे लगे हुए घंटी के बटन पर उंगली रख दी। बाहर घंटी की मुतरन्नम आवाज गूंजी और इस वक्त तक गूंजती ही रही जब तक एक बुखलाया हुआ सिपाही बगली दरवाजे से अंदर नहीं आ गया। अफसर ने फौरी तौर पर नीम खमीदा सिपाही पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि मुझे भी भूलकर यूं गौर से कैसेट को देखने लगा जैसे इसे बजाए बगैर जुबानी तौर पर पढ़ लेने का इरादा रखता हो। तुराब अली अफसर ने अपने अर्दली को मुखातब करके कहा, इन लोगों को बाहर ले जाओ, मैं 1-1.5 घंटे तक किसी से नहीं मिल सकूंगा। अफसर का वो रवैया मुझे बहुत नाशाइस्ता बल्कि बूंदा महसूस हुआ। अगर वो मुलाकात के मुंतजर अफराद से जरा सी माजरत करके इन्हें बाहर जाने के लिए कहता तो कोई भी इसकी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन बात वही आदाब अफसरी वाली थी। शायद वो गैर जरूरी तौर पर इस अर्जल और बदनसीब मखलूक को मुंह लगाना अपनी शान के खिलाफ समझता था। वो इसकी बादशाही थी और वो वही कुछ कर रहा था जो इसकी अपनी रजा थी। अर्दली के मतवज्जो होने से पहले ही मेरे अलावा सब लोगों ने कमलाए हुए चेहरों के साथ अपनी कुर्सियां छोड़ दी। मुझे टस से मस होता न देखकर अर्दली बिगड़े हुए लहजे में मुझसे मुखातब हुआ, तुमने सुना नहीं कि साहब ने अभी अभी क्या हुक्म दिया है? इसके तेवरों से जाहिर हो रहा था कि मैंने इसका सवाल खत्म होते ही कुर्सी न छोड़ी तो वो मेरा बाजू जकड़ कर मुझे कुर्सी से उठा देगा। वो मुज़ाकरात साहब के ऐन सर पर हुए थे, लेकिन वो तगाफल इख्तियार किए हिम्मतन कैसेट के मुशाहदे में मुनहमिक रहा। अपनी जात में उसकी अदम दिलचस्पी महसूस करते हुए मैंने अंदाजा लगाया कि शायद वो अकेले में कैसेट सुनना चाहता है, इसलिए मैंने बेआबरूई होने से पहले कुर्सी छोड़ने का इरादा कर लिया। इस वक्त तक बेशतर अफराद इस कमरे से बाहर जा चुके थे। जो रह गए थे वो भी वापसी की राह पर गामजन थे। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे उठते ही अफसर ने चौंक कर दुरुस्त लहजे में पूछा। आपका अर्दली। इस नागहानी सवाल पर मैं हकला कर रह गया। तुराब अली, तुम जाओ, मुझे इनसे बात करनी है, इसने अपने सिपाही से कहा। फिर मुझसे बोला, बैठो। इसमें क्या है? इसने कैसेट को उंगलियों में घुमाते हुए मुझसे पूछा। इसकी अकाबी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज होकर रह गई थी। मुझे इल्म नहीं, मैंने बेबसी से कहा। वैसे भी वो सवाल मेरे लिए गैर मतवक्को था।
कहाँ से आए हो? इस बार भी इसने टेढ़ा सवाल किया। ट्रेड लाइन से। मैं इस बराह रास्त सवाल का जवाब अदा करने में कामयाब नहीं हो सका। इसने अपनी मेज की दराज से एक छोटा लेकिन हसास कैसेट प्लेयर निकाला। इसमें लगा हुआ कैसेट निकाल कर दराज में डाला और नया आया हुआ कैसेट लगाकर प्लेयर ऑन कर दिया। कमरे की फिजा में वही नामानूस और बेमकसद आवाजें आने लगी जो मैं पहले भी कई बार सुन चुका था, लेकिन आवाजों पर इसका बदलता हुआ रद्द अमल बहुत हैरतनाक था। इब्तदा में वो बुरी तरह चौंका, फिर हैरान नजर आया। इसके बाद तशवीश की इलामत इसके चेहरे पर लहजा बे लहजा गहरी होती चली गई। कैसेट खत्म होने पर इसने पुरतफक्कर अंदाज में प्लेयर ऑफ किया, दोबारा दराज में डाल दिया। क्या समझे? इसने दोनों हाथ मेज की सतह शफाफ सतह पर रखकर मुझसे पूछा। कुछ भी नहीं, ये तो अजीब सी बेमकसद आवाजें थी। ये कोई जुबान थी तो मैं बदकिस्मती से इससे बिल्कुल बेखबर हूँ। तुम गुलाम रसूल के नाम से वाकिफ हो? इसकी आंखें यक बियक फिक्र आमेज उदासी झलकने लगी थी, जैसे इस पर कोई नापसंदीदा और वजनी बोझ आ पड़ा हो। मैंने असबाद में सर हिला दिया। ये जानते हो कि वो आजकल कहाँ है? इसका लहजा सरगोशियाना हो गया। मैंने अपने सर को नफी में जंबश देते हुए कहा, मालूम है कि वो पकड़ा गया है। वो कहाँ और किस इदारे की निगरानी में है मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ। मैं इससे नावाकिफ हूँ। तो कान खोल कर सुन लो कि वो आजकल कराची सेंट्रल खतरनाक कैदियों के वार्ड में बंद है। इस बार उसकी आवाज धीमी और सनसनीखेज हो गई थी और निगाहें बेचैनी के साथ दोनों दरवाजों का तवाफ कर रही थी। बहुत बेहतर, मैंने थूक निकलने की कोशिश करते हुए बदिक्कत तमाम कहा। मेरे लिए वो सूरत हाल बिल्कुल गैर मतवक्को थी और रूह फरसा थी। हबीब जवानी ने मुझे बसियार गोई से बाज रह कर बात सुनने का हुक्म दिया था, लेकिन वो कौवी आला साहब अफसर कैसेट सुनने के बाद परेशान हो गया था कि मुझे हदायत देने की बजाय मुझसे सवाल करके अपना बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहा था। इसने जिस तरह में गुलाम रसूल के बारे में बात छेड़ी थी, इससे जाहिर था कि खुफिया पैगाम में उसी के बारे में कुछ अहकाम और मौजूद थी। वो एक अजीब इत्तेफाक था कि हबीब जवानी जिस बंदे पर सर खपा रहा था वही यहाँ भी दरपेश था और तुम्हें इसको वहाँ से अगवा करके जल्द अज जल्द सरहद पर पहुँचाना है। इसने कहा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसने पूरी कुव्वत के साथ मेरे सर पर लठ दे मारा हो। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया और शाही हुक्म पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सरगोशियाना आवाज में दबे हुए इस हुक्म के आखिरी अल्फाज मुझे दूर अफतादा कुएं की तह से उभरते हुए महसूस हुए थे। मुझे इल्म था कि वो मेरे सामने बैठा हुआ था। मेरे और इसके दरमियान में 3-4 फुट की एक चौबी मेज हायल थी, लेकिन इसकी जुबान से निकले हुए नादर शाही अहकाम सुनकर मेरे औसान इस तरह खता हुए कि मेरे दिलो दिमाग और फिक्रो नजर ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। इसकी आवाज मुझे किसी दूर अफतादा कुएं की तह से आती हुई सुनाई दे रही थी और इसका चेहरा मुझे बलाई हुई किसी खलाई शबीह की तरह नजर आ रहा था। हबीब जवानी मुझे इसके सामने जितनी कम गोई का मुजाहरा करने की हदायत की, वो मुझे उसी कदर बसियार गोई पर मजबूर कर रहा था। इसने सिर्फ इस पर इक्तफा नहीं किया था, बल्कि वो मुझे हदायत देकर शायद मेरी तायद का तालिब था। इस कैफियत में जो चंद सानिये गुजरे वो मेरे लिए एक मुद्दत से कम नहीं थे। मैं अपने एक बालादस्त और बारसूख शख्स के सामने एक मेमने की तरह बैठा हुआ था, भेड़ के एक छोटे बच्चे की तरह जो ना अपना माफियल जमीर वाजे कर सकता है और ना अपने आका की पुरपेश चालों को समझने पर कादर था। वो मेरी लाशौरी कैफियत थी, लेकिन शौर पर यह भारी वजन लदा हुआ था कि मैं माफिया के एक जिम्मेदार नुमाइंदे की हैसियत से पुलिस के एक सीनियर और बाख्तियार अफसर के रूबरू मौजूद था। इसके दरबार में मेरी जरा सी कोताही भी मेरे लिए मुकम्मल तबाही और बर्बादी का पेश खैमा बन सकती थी। वो न सिर्फ पुलिस का एक आला अफसर था, बल्कि माफिया या मदर माफिया का कोई अहम रुकन भी था। इसके एक इशारे पर मेरे मुकद्दर का कोई मस्बत या मनफी फैसला किया जा सकता था। कंप्यूटर पर जब कीबोर्ड के जरिए 2+2 लिखा जाता है तो मॉनिटर का वही जवाब 4 की सूरत में नमूदार हो जाता है। इस मुख्तसर सादा से अमल में कंप्यूटर के दिमाग यानी CPU या सेंट्रल यूनिट पर क्या क़यामत गुजरती है, कितने बरकी इशारों का इंदराज और इंजजाब होता है, इसका अहाता करना एक आम आदमी के बस से बाहर है। बिल्कुल इसी तरह इस अफसर के सामने मेरे बेबस हो जाना एक बहुत सादा और फितरी सा अमल था। लेकिन इन चंद लम्हों में मैं जिस ज़हनी क़यामत से
दो चार हुआ था, इसका इदराक मेरे अलावा किसी के बस में नहीं था। जहन की सतह पर रोनमा होने वाली इन होशरुबा तब्दीलियों के नतीजे में सबसे पहले मेरी बसारत की धुंध साफ हुई और मुझे इसका महूम सा इलामाती चेहरा अपने पूरे खदोखाल के साथ नजर आने लगा। फिर मेरी कान भी इसकी आवाज सुनने पर मजबूर होते चले गए। अगर तुम ज़हीन और बहादुर हो तो ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो मेरे चेहरे पर नजरें गाड़े पूरी यकीन लहजे में कह रहा था, बुज़दिल और कुंद ज़हन हो तो तुम बेमौत मारे जाओगे। बहुत बेहतर, मैंने अहमकाना लहजे में कहा। मैं ये पैगाम इन लोगों तक पहुंचा दूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मुझे तो ये बताया गया था कि मुझे बोलने की बजाय सिर्फ सुनना है, लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आप मुझसे तबादला ख्याल कर रहे हैं। मुझे डर है कि मेरी जुबान से कोई गलत लफ्ज या फिक्रा निकल गया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। मेरा चीफ मुझे अज़ब नकारा समझकर उस रुखसत पर भेज देगा जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया है। बहुत बुज़दिल हो, वो मुलामत आमेज लहजे में बोला। मुझे तो बताया गया था कि पैगाम लाने वाला मुकामी माफिया का नंबर 2 होगा। अगर तुम्हारी ज़हनी सतह का ये आलम है तो फिर यहाँ माफिया का खुदा ही हाफिज है। इसके तंज या तबसरे पर मैं तिल मिलाकर रह गया, लेकिन मैंने कोई सख्त जवाब देना मुनासिब न समझते हुए कहा, मैं अपने बास का नंबर 2 हूँ, इसलिए उसके अहकाम की पाबंदी करने पर मजबूर हूँ। इसने मुझे बताया था कि मुझे कुछ कहे बगैर बहुत कुछ सुनकर आना होगा, इसलिए मैं इसी तैयारी के साथ आया था। नंबर 2 इसी को बनाया जाता है जो मुख्तसर तरीन नोटिस पर किसी भी वक्त नंबर 1 पोजीशन पर आने के लिए तैयार हो। तुम देख रहे हो कि मैं कहां और किस पोजीशन पर बैठा हुआ हूँ। इसका लहजा यक बयक बहुत नरम, धीमा और ख्वाबनाक हो गया। मैंने ये मुकाम हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में हजारों ज़हीन और तालीम याफ्ता लड़के शरीक होते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कलील तादाद सुरखरुई हासिल करती है। फिर अकेडमी की कड़ी तरबियत से गुजरना होता है। इस कुर्सी तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं पुलिस सर्विस में ASP की हैसियत से दाखिल हुआ था और आज मैं एक अहम शोबे का मालिक व मुख्तार हूँ। मैंने इस मरहले पर महसूस किया कि इसके अंदाज में तकब्बर रौनत का शायबा तक नहीं था। वो सारी बातें धीमे और हमवार लहजे में यूं बता रहा था जैसे मुझे हकायक से आगाह करना चाह रहा हो। इसकी बात जारी थी और वो कह रहा था, लेकिन केसर वाला मामला बहुत नाजुक है। गुलाम रसूल को एक खुफिया वफाकी अदारे ने पकड़ा है। इस पर फर्दे जुर्म भी उन्होंने ही आयद की है। मसला ये है कि गुलाम रसूल की शहरियत सिंध की है और इसकी गिरफ्तारी भी हमारे सूबे में अमल में आई है, इसलिए इस मुकदमे की समाअत हमारे सूबे की खुसूसी अदालत में होगी। इसे मुकर्ररा वक्त पर अदालत में ले जाना और अब फिर अगली पेशी तक सरकारी तहवील में महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि वो कराची सेंट्रल जेल में बंद है। हम इन मुअज़्ज़ज़ और बारसूख लोगों के लिए हमेशा अपने दिल में नरम गोशा रखते हैं, जो अपने इलाकों में अपनी बात मनवाने पर कादिर होते हैं। लोग अमूमन इनकी बात मान लेते हैं क्योंकि इनके तजर्बात शाहिद होते हैं कि इन मुअज़्ज़ज़ और नरम खू लोगों के मशवरों से इनहराफ करने वाले नागहानी तौर पर किसी न किसी पुरअसरार बदबख्ती का शिकार होकर मर जाते हैं या डाकू वगैरह इन्हें उठा ले जाते हैं। ऐसे वाकयात लोगों के दिलों पर इनकी बुजुर्गी और ताकत की दाग बिठा देते हैं। इनके नाम से माओ की कोख में बच्चे मुस्तरब हो जाते हैं। ऐसे लोग हमारी बरादरी में बहुत मकबूल हैं क्योंकि हमारी मौजूदा सुपर डॉन या गॉड फादर का ताल्लुक भी ऐसे ही जागीरदार घराने से है। रवायती तौर पर माफिया जागीरदारों ही की तख्लीक है जिन्होंने बागी नौजवानों की पुश्त पनाही करके सिसिली की सरजमीन से फ्रांसीसियों की तबाही का नारा बुलंद किया था और आखिरकार पूरे इटली को फ्रांस की गुलामी से आजाद करा लिया था। तुम्हारे लिए ये सब जानना जरूरी है क्योंकि तुम इस सरजमीन पर माफिया के नंबर 2 हो। यहाँ हम अभी तक शहरी कारोबार में उलझे हुए हैं, लेकिन यहाँ के देही इलाकों के हालात हमारे लिए दिन ब दिन हौसला अफजा होते जा रहे हैं। हालात तेजी के साथ इसी रुख पर जा रहे हैं जहाँ सिसिली के चंद ज़हीन बड़ों को माफिया की दाग बेल डालने का ख्याल आया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।